ये देखो कॉस्ट में, कॉस्ट चैप्टर में रिलेशन दे रखा है, रिलेशन बिटवीन एबीसी एंड एमसी, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ध्यान रखना रिलेशन काफी सारे हैं चैप्टर में। अभी किसकी बात कर रहे हैं? एबीसी का क्या रिलेशन है विद मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले दे रखा है, जब मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एबीसी होगा तो एबीसी फॉल करेगा जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करेगा। मतलब ये कह रहे हैं अगर मार्जिनल कॉस्ट कम होगा किससे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर देखो, ये तो दोनों इक्वल है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो इस केस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट सही हो गया ना पहला रिलेशन का। जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो उस केस में हमारा जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करेगा एबीसी क्या करेगा? फॉल करेगा। मतलब नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में क्या समझ आया? जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होगा, एमसी इज लेस देन एबीसी, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा? फॉल करेगा। ये है आपका पॉइंट 1। इससे रिलेटेड ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया ना मार्जिनल कॉस्ट कम है तो एबीसी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। दूसरा देखो, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होगा, यहाँ पे हमारा इक्वल आ रहा है दिस वन, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट बी। मतलब ये कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट बी पे दोनों इक्वल है, तो एबीसी कांस्टेंट होगा एंड एबीसी का ये क्या होगा? मिनिमम पॉइंट। ये तो एमसीक्यू में भी आया था। जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट जो हमारे ग्राफ में पॉइंट बी दे रखा है उस पॉइंट बी पे क्या होगा? एबीसी कांस्टेंट होगा एंड एबीसी का जो ये पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। समझ आया? जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे एबीसी कांस्टेंट होगा और उस पॉइंट पे एबीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे भी होगा। उसके बाद थर्ड दे रखा है, अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, तो एबीसी क्या करेगा? राइज करेगा। अगर कम था तो फॉल कर रहा था, ठीक है ना? लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा? राइज करेगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट बन रहा है, इसको ग्रीन कलर से कर देता हूँ, इस पॉइंट का, दिस वन कर रहे हैं ना, एबीसी राइज कर रहे हैं ना। जब मार्जिनल कॉस्ट क्या है आपका? ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है तो एबीसी क्या कर रहा है? राइज। तो पहले वाला याद कर लोगे उसका उल्टा तो थर्ड वाला बन जाएगा। एक ये बस और याद कर लेना कि जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर एबीसी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, एज वेल एज एबीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट में एक ये पॉइंट ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व स्टीपर होता है एज कंपेयर टू एबीसी कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व देखो स्टीपर है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जल्दी से नीचे जा रहा है, ठीक है ना? इस तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो स्लोली नीचे जा रहा है, तो ज्यादा स्टीपर कौन सा है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो मार्जिनल कॉस्ट इज मोर स्टीपर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक पॉइंट ये बन जाएगा। तो चाहे तो इसे इस तरह से लिख लो जैसे मैंने किया, ठीक है स्कूल में, लेकिन वैसे लिख देना पैराग्राफ फॉर्म में। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, थर्ड वन इज ये, लेकिन इसमें लिख देना जहां पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये आएगा when MC and AC curve intersect each other at point B। ये वाला ऐड ऑन कर देना। इस वाले पॉइंट से पहले क्या लिखना? ये वाला पॉइंट लिख देना, when marginal cost and average variable cost intersect each other at point B, then ABC is constant and ABC at its minimum point। फिर एक ये वाला, this one, लास्ट वाला ये बन जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट 1, ये हो गया आपका पॉइंट 2, दिस वन इज पॉइंट 3 एंड लास्ट इज पॉइंट 4। ये रिलेशन याद कर दो साथ के साथ, रिलेशन बिटवीन एबीसी एंड एमसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। जब मार्जिनल कॉस्ट कम है तो एबीसी फॉल करेगा, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है एबीसी राइज करेगा, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं एबीसी कांस्टेंट होगा, मिनिमम पॉइंट पे होगा। और चौथा कि मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा स्टीपर है एबीसी से। ये रिलेशन किसके बीच का है? रिलेशन है बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान रखना उल्टा पुल्टा मत लिखा ना,
एबीसी और एमसी के बीच में ये वाला ग्राफ बना लो, वरना पॉइंट बी थोड़ी ना पता चलेगा जो यहाँ पे लिखा है। जब भी ग्राफ बनाएंगे ना तो आंसर ज्यादा प्रेजेंटेबल बनेगा। एमसी को स्टीपर दिखाना, उल्टा मत कर देना, मतलब इस तरह से मत कर देना जैसे ये आपका एमसी जा रहा है, ठीक है, और आपका एबीसी ऊपर से जा रहा है ना, एबीसी को नीचे से मत दिखा देना, गलत हो जाएगा। जैसे डायग्राम में वैसे ही बनाना। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एसी एंड एबीसी, ऊपर क्या था एमसी एंड एबीसी, यहाँ पर है एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो देखो अगर हम सिर्फ इन दोनों का ग्राफ देखें तो ये हमारा जा रहा है यू शेप एवरेज कॉस्ट का, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर हम देखें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा इस तरह से जा रहा है, ये भी यू शेप ही होता है। ठीक है, यहाँ तो चारों का बना दिया ना, हम सिर्फ एवरेज कॉस्ट 3 का बनाया यहाँ पे। एवरेज और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का देखें तो इस तरह से बनेगा। सबसे पहले दे रखा है एसी इज ग्रेटर देन एबीसी बाय द अमाउंट ऑफ एएफसी। मतलब ये कह रहे हैं एसी ना एबीसी से उतना बड़ा होगा जितना इनका डिफरेंस क्या है, एएफसी। तो यही तो होता है, क्योंकि एसी इज द सम टोटल ऑफ एएफसी प्लस एबीसी। ठीक है ना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसी एबीसी से उतना ही बड़ा होगा जितना हमारा एएफसी है, क्योंकि दोनों का सम टोटल एसी है एवरेज कॉस्ट। तो अगर एसी एबीसी से बड़ा है तो कितना बड़ा होगा, जितना इनका डिफरेंस क्या होगा, एएफसी होगा। तो पहला पॉइंट तो ये सिंपल सा बन गया। दूसरा दे रखा है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी कर्व कंटिन्यूज टू फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट बिकॉज द गैप बिटवीन देम। गैप क्या है, हमेशा ध्यान रखना, एसी एंड एबीसी के बीच में जो गैप है वो गैप आपका एएफसी है। बिकॉज द गैप कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, मतलब ये कह रहे हैं कि एसी और एबीसी कर्व के बीच में जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है। तो इसको और सही से बना देते हैं। देखो पहले इस तरह से बनेगा, गैप ज्यादा है, ठीक है, फिर धीरे धीरे गैप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे लेकिन गैप क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पहले गैप ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे करके गैप क्या होता है, कम होता जाता है। क्यों होता है, क्योंकि एएफसी क्या करता है, डिक्लाइन करता है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते हैं एएफसी क्या करता है, डिक्लाइन करता है। इस वजह से गैप क्या होता है, डिक्रीज करता रहता है। समझ आया। तो वर्टिकल डिस्टेंस एसी और एबीसी के बीच में क्या होता है, फॉल करता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, क्योंकि जो गैप है इनके बीच का एएफसी वो क्या करता है, डिक्लाइन करता रहता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है। तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी क्योंकि इनके बीच का गैप एएफसी है। नेक्स्ट हमें दे रखा है एसी एंड एबीसी कब, अभी मैंने बताया था कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर पेपर में आ जाए कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एसी और एबीसी, तो पहली बात तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, दूसरा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एएफसी जो इनका गैप है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड रिलेशन ये हो गया। फोर्थ क्या है, एसी एंड एबीसी दोनों कर्व यू शेप्ड है, वो तो शेप देख के भी पता चल रहा है दोनों यू शेप है, लेकिन इसका एमसीक्यू में था अगर याद हो, किस वजह से है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। एमसी कर्व कट कर रहा है एबीसी एंड एसी कर्व को मिनिमम पॉइंट पे। अब वैसे देखो पूछा तो था रिलेशन बिटवीन एसी एंड एबीसी, लेकिन इसमें ना एक कॉमन पॉइंट निकल गया कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना वो एबीसी और एसी दोनों को ही किस पे इंटरसेक्ट करता है, दोनों को ही उनके मिनिमम पॉइंट पे काटता है। देखो एबीसी का ये हो गया मिनिमम पॉइंट और एसी कर्व का ये हो गया मिनिमम पॉइंट। अगेन ग्राफ बना देना, प्रोवाइडेड ग्राफ सही से आता हो, या तो बना के आना सही आता हो या फिर मत बनाना, उल्टा मत बना के आना। तो यहाँ पर एक बात बताओ, मार्जिनल कॉस्ट क्यों आया, क्योंकि ये भी तो दोनों के रिलेशन ही बता रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो कट करता है एसी और एबीसी दोनों को ही उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, उसके बाद इतने बहुत है, 3 से ज्यादा वैसे जरूरत नहीं है, बट 5 लिख लो, ये 5 पॉइंट। एज वेल एज ग्राफ बना लो, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भी बना देना। मिनिमम पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनिमम पॉइंट विल बी पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। दीज आर द पॉइंट्स, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। पॉइंट डी नहीं है, बी और ए है, इसमें पूरा पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना जितने भी एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये इनवर्स एस शेप नहीं है। अगर एमसीक्यू में आ जाए इनवर्स एस शेप, ये वाले कर्व नहीं होते, इनवर्स एस शेप होता है टीवीसी या टीसी, जैसे यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखना।
उसके बाद नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशन। मार्जिनल कॉस्ट हमें पता ही है, एडिशन टू द टोटल कॉस्ट होता है when one more unit of output is produced। तो सिंपल सा ये लिख दिया इन्होंने, MC मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एडिशन टू द टोटल कॉस्ट। मतलब अगर हमने एक और यूनिट आउटपुट के प्रोड्यूस करी तो कितनी कॉस्ट बढ़ेगी, एक आउटपुट बढ़ाया तो उसकी वजह से कितनी हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद दे रखा है व्हेन TC राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट MC डिक्लाइंस। मतलब ये कह रहे हैं जब TC राइज करेगा डिमिनिशिंग रेट पे, तो ये कह रहे हैं अप टू द पॉइंट Q, यहाँ तक TC जब राइज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, तो उस टाइम पे हमारा क्या हो रहा है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर रहा है। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये Q पॉइंट तक कौन से रेट पे इंक्रीज कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे। उसके बाद पॉइंट Q पे TC स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट बिकॉज MC इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट। मतलब ये कह रहे हैं ये वाला जो पॉइंट Q है, यहाँ पे TC स्टॉप कर देता है डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करना, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करना स्टॉप कर देता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम पॉइंट। मतलब E पॉइंट हो गया मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। Q के बाद TC तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है TC, लेकिन इस बार कौन से रेट पे कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट। यहाँ तक कर रहा था डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद कौन से रेट पे कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे, क्योंकि MC भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, अगर इसका रिलेशन नॉर्मल हम लिखें तो एक तो ये हो गया कि MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। दूसरा हम ये कह सकते हैं, अगर TC इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, TC इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, तो MC क्या करेगा, फॉल करेगा। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका TC इंक्रीज कर रहा है बट एट इंक्रीजिंग रेट, TC इंक्रीज कर रहा है बट एट इंक्रीजिंग रेट, तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एक तो ये हो गई रिलेशन। उसके बाद थर्ड वन ये वाला हो गया, और एक आपका ये बीच वाला रिलेशन हो गया, ये वाला। उसके बाद एक हमें दे रखा है कि पॉइंट Q पे MC मिनिमम पॉइंट पे होता है। पॉइंट Q पे MC मिनिमम पॉइंट, मतलब जहां पर डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होना खत्म हो रहा है, वहां पर MC क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे होता है। इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये वाला डायग्राम बना के ही समझा सकते हैं ये वाला थर्ड वाला पॉइंट। तो एक काम करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये लिख लो जो मैंने हाईलाइट किया है, थर्ड वाला पॉइंट एज इट इज लिख के डायग्राम बना लेगा। एक मिनट, मार्जिनल कॉस्ट TCN माइनस TCN माइनस 1। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई कोई ना पेपर चेकर ये कहता है कि ये तो तुमने छोटा सा लिख दिया, तो फिर हाँ ये भी दिक्कत हो जाती है इको में कई बार स्कूल में। तो ये लाइन भी लिख लो, ठीक है, सेफ्टी के लिए एक काम करो, फिर ये लाइन भी लिख लो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी लिख लेना ये जो मैंने लिखवाया है, क्योंकि ये देख के समझ आ जाएगा कि क्या रिलेशन है। ये है पॉइंट 1 का, ये है पॉइंट 2 का, और ये है पॉइंट 3 का। पॉइंट 3 नहीं, पॉइंट 4। पॉइंट 3 के लिए तो डायग्राम है। अच्छा, TC का बनाते टाइम एक चीज ध्यान रखना, TC का ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होता, कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन के ऊपर से। MCQ में भी आया था, याद हो तो यहाँ पे बना रखा था कि ये TFC होता है, इसी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन क्या होती है, TFC। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन TVC एंड MC, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। देखो एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए TVCN माइनस TVCN माइनस 1 कर सकते हैं। तो एक तो यही बन गया कि TVC कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ समेशन ऑफ MC ऑफ ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कि हम अगर TVC निकालना चाहें तो TVC कैसे निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। देखो अगर TVC की बात करें तो TVC समेशन MC के बराबर है, लेकिन अगर TC की बात करें, ये ध्यान से समझना,
टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट होता है समेशन एमसी प्लस टीएफसी। एमसीक्यू में आया था लास्ट क्लास में। तो टीवीसी तो समेशन एमसी के बराबर है। टीवीसी किसके बराबर है? समेशन एमसी। लेकिन टीसी है समेशन एमसी प्लस टीएफसी, क्योंकि समेशन एमसी क्या होता है? टीवीसी, और टीवीसी प्लस टीएफसी अल्टीमेटली क्या होता है? टीसी होता है। एक तो ये ध्यान रखना। फिर दे रखा है मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू टीवीसी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। डेफिनेशन ही दे दी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है? टीवीसी का एडिशन है। अगर हम एक यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो कितना हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी? एक लेबर को बढ़ाने से आउटपुट को। ठीक है, तो ये लिख लो। बस ये दो ही पॉइंट है इसके। पहला तो ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एडिशन टू टीवीसी। फिर उसके बाद समेशन, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिख देना जो हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, हाईलाइटेड फॉर्मूला समझ आया? अब ना ये दो मैं फॉर्मूले येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नोट डाल के लिखना, इसके नीचे नोट डाल के। मतलब ये रिलेशन नहीं बता रहे, लेकिन ये वैसे कि जिससे ध्यान रहे। टीसी क्या होता है? समेशन एमसी प्लस टीएफसी, और टीवीसी क्या होता है? सिर्फ समेशन एमसी। ये जो येलो वाले हाईलाइटेड है इसको डाल के लिखना नोट, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। समझ आया? और ये वाला फॉर्मूला इसके नीचे लिख देना जो ग्रीन कलर से है, टीवीसी इज इक्वल टू समेशन एमसी। तो टीवीसी समेशन एमसी होता है, लेकिन टीसी समेशन एमसी नहीं होता है। टीसी होता है समेशन एमसी प्लस टीएफसी। याद रखना। हाँ, इसमें डायग्राम भी बनाना। देखो ये ध्यान रखना, इस डायग्राम के ऊपर ना एमसीक्यू देखोगे, एक एमसीक्यू भी आएगा। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है आपका यू शेप। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। जो इस कर्व के अंदर ये शेडेड एरिया आ रहा है पूरा का पूरा, ये शेडेड एरिया क्या कहलाता है? ये कहलाता है टीवीसी। तो मार्जिनल कॉस्ट के इनसाइड जो भी एरिया आता है, ठीक है, इसको ऐसे शेडेड कर देना। ठीक है, जैसे उसमें स्टैट्स में करते हैं ना शेडेड, तो ये शेडेड एरिया आपका क्या बनेगा? टीवीसी बनेगा। तो ध्यान रखना, एरिया इनसाइड द मार्जिनल कॉस्ट इज टीवीसी। इसको ऐसे शेडेड करके फिर इसमें लिख देना दिस वन इज टीवीसी। ये एमसीक्यू में आएगा। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर का एरिया क्या है? ये एमसीक्यू में आएगा एक। ठीक है, शेप्स तो हमने देख ली थी लास्ट क्लास में। टीवीसी कर्व की एंड टीसी कर्व की शेप क्या होती है? यू शेप। टीएफसी कर्व क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, एसी कर्व, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये वाले कर्व दे रखे थे ना, ये आपके हो जाएंगे। सॉरी, ये था टीसी और टीवीसी था इनवर्स एस शेप। ये था इनवर्स एस शेप। यू शेप तो ये वाले होंगे। तो ये ध्यान रखना, चाहे तो लिख भी लो। टीसी एंड टीवीसी इनवर्स एस शेप। ठीक है, उसके बाद टीएफसी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये यू शेप है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ध्यान रखना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होता है? याद है किसी को? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा था ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब ये इस तरह से बनता है, यू शेप नहीं है, ये ऐसे आ रहा है। दिस वन इज एएफसी। लिख लो भाई, ये एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सबकी शेप्स हो गई है, 1 2 3 4। बस के देखो बचे हुए एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होना चाहिए? ये लिख लिया ना ऊपर वाला 25। एवीसी कैन फॉल इवन व्हेन एमसी इज राइजिंग। एवीसी फॉल कर सकता है जब एमसी राइज कर रहा है। इसका आंसर था ए पॉइंट। एमसी इज लेस देन एवीसी होगा जब। ठीक है, 34 तक कर लिए थे हमने, तो 35 देखो। 35 दे रखा है एमसी मार्जिनल कॉस्ट इज कॉमन टू बोथ। मार्जिनल कॉस्ट किसमें कॉमन होता है?
आंसर आएगा AC एंड ABC। अभी पढ़ा था ना, दोनों को मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहा है, तो लिख लो इसको भी, मार्जिनल कॉस्ट इज कॉमन टू बोथ AC एंड ABC। उसके बाद शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट करो, मतलब TC की बात कर रहे हैं। TC स्टार्ट होगा ओरिजिन से, या पॉजिटिव वर्टिकल इंटरसेप्ट या पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। तो ध्यान रखना, TC यहाँ से शुरू होता है ना, इनवर्स एस शेप, तो ये होगा पॉजिटिव वर्टिकल इंटरसेप्ट, ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वर्टिकल इंटरसेप्ट। तो ये भी अगर नहीं आता है तो लिख लो, जिसमें भी डाउट हो वो लिखते रहना, ठीक है। TVC स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव वर्टिकल इंटरसेप्ट। उसके बाद 37 है, करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें से कौन सा होगा? 37 का आंसर क्या होना चाहिए? TC होता है TFC प्लस TVC माइनस दे रखा है, गलत। TVC होता है TFC माइनस TC, नहीं, TC माइनस TFC होता है। TFC होता है TC माइनस TVC, ये सही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। TFC क्या है? TC में से TVC माइनस कर दो। उसके बाद 38 दे रखा है, AFC कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, क्या टच करता है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को? अभी बताया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, लेकिन कभी भी टच नहीं करता है। तो AFC कर्व डज नॉट टच आइदर ऑफ द एक्सिस, ना तो वाई एक्सिस को और ना ही एक्स एक्सिस। लिख लो जिसमें भी डाउट है। एज आउटपुट राइजेस, 39 का आंसर होगा डी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, ABC कर्व एंड AC कर्व क्लोज आते जाएंगे, बट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब मीट नहीं करते। ये भी पढ़ा था अभी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, गैप क्या होगा? गैप क्या होता है AC और ABC के बीच में? AFC। गैप क्या होगा? कम होता जाएगा, बट कभी भी ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे? सिंस AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता, याद कर लिया करो साथ साथ। एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है 6 यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब एवरेज कॉस्ट दे रखा है, ये ATC दे रखा है 150, एंड हैज टू पे 242 इज फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 6 यूनिट विल बी, कितना होना चाहिए इसका 6 यूनिट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? कितना होना चाहिए? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कितनी दे दी? एवरेज कॉस्ट है आपकी 150, माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 240। तो एवरेज वेरिएबल कितनी हो जाएगी? एक सेकेंड, ये ध्यान रखना, ये लिखवा भी दूंगा अभी। 240 पे करने फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये AFC नहीं है, ये क्या है आपका? TFC है। ये ध्यान रखना, अगर कभी भी ये लाइन आ जाए कि इतने पैसे फिक्स फैक्टर के लिए पे कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ ना दे रखा हो, तो क्या मानेंगे? टोटल मानेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब 150 तो आपका एवरेज कॉस्ट है, AFC निकालने के लिए TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दे, तो TFC कितना है? 240 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितनी है? 6, तो 150 माइनस 6 4 24 40, तो ये दिस वन इज 110 का है, 110, तो आंसर हो जाएगा सी। हाँ, आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखना, ये TFC दे रखा है, और TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट होता है आपका AFC। ये क्वेश्चन लिख लो, इसमें ये लिख लेना 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस तरह से लिखना 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 150 एंड TFC इज इक्वल टू 240। ठीक है, और 240 के बराबर में लिखना टू पे फॉर फिक्स फैक्टर, अगर ये लाइन दे रखी हो, टू पे फॉर फिक्स फैक्टर। ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन, और ये बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताओ क्या होना चाहिए? कॉस्ट इंक्रीज कर रही है अगर कॉन्टिन्यूसली विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट भी क्या हो रही है? इंक्रीज, तो इसे कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल नहीं होगी, मार्जिनल इंक्रीज डिक्रीज करती रहती है, क्योंकि गैप अगर डिक्रीज कर रहा है तो मार्जिनल कम हो जाएगी ना। लेकिन कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली कह रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूसली अगर इंक्रीज करेगी तो दैट विल बी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब आउटपुट बढ़ाया, तो आउटपुट बढ़ाने के लिए आपकी कॉस्ट भी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसके बाद 42 देखो,
42 का आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें से ट्रू है? AC और MC के रिलेशन बता रहा है। जब MC ज्यादा होगा AC फॉल करेगा, नहीं आज ही बढ़े। उसके बाद आपको दे रखा है कि AC कर्व इंटरसेक्ट करता है MC को मिनिमम पॉइंट पे। AC करता है MC करता है? मार्जिनल कॉस्ट करता है ना। फिर MC कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, आ गया ये वाला क्या है? मार्जिनल कॉस्ट AC कर्व को और ABC कर्व को दे नहीं रखा है, वैसे ABC को भी इंटरसेक्ट करता है किस पे? मिनिमम पॉइंट पे। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, लिखना है तो लिख लो कि जिससे बार बार बुक खोल के ना देखना पड़े। कई बार ट्रू पूछते हैं, कई बार अनट्रू पूछते हैं या फॉल्स पूछते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद 43 का आंसर बताओ क्या होगा? फर्म की वेरिएबल कॉस्ट है 1000 5 यूनिट पे, फिक्स्ड कॉस्ट है 400, एवरेज टोटल कॉस्ट ATC पूछा है। ATC निकालना चाहे तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर सकते हैं, या दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सोचो कैसे निकलेगा। यहाँ पर दे रखा है आपको कि वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ ना दे रखा हो तो क्या मानेंगे? TVC। और फिक्स्ड कॉस्ट है 400, तो ये तो सिंपल ही दे दिया। हमें क्या निकालना है? एवरेज टोटल कॉस्ट। तो TC हो जाएगा आपका TVC प्लस TFC। TVC कितना है आपका? 1000, और TFC कितना है? 400, तो ये हो गया 1400। तो TC आ गया 1400, निकालना क्या है? ATC या AC एवरेज कॉस्ट। 1400 डिवाइडेड बाय आउटपुट, 1400 डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो 280 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही दे दिया। TFC निकालो, ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा TFC निकालो। TFC डिवाइडेड बाय क्या कर दो? TFC कह रहा हूँ, सॉरी, TC निकालो। TC डिवाइडेड बाय क्या कर दो? आउटपुट। ये जो फॉर्मूला लिखा था, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आउटपुट। तो दिस वन इज 280, तो आंसर आ जाएगा 280। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट टू द फर्म? 44 का आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन वेरिएबल नहीं होता, फिक्स्ड होता है। मंथली रेंट भी फिक्स्ड होता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम भी हर साल सेम ही जाता है। लेकिन वेजेस क्या होता है? फिक्स्ड नहीं होता। सैलरी फिक्स्ड होती है, वेजेस होती है जो लेबर को देते हैं पर डे बेसिस पे। तो वेजेस फिक्स्ड नहीं होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट डैश करके लिख लो, वेजेस टू एम्प्लॉयज। उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है कि फर्म की एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है 26 यूनिट पे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी 4th यूनिट पे? देखो, इन्होंने दे रखा है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है 6th यूनिट पे 20। ठीक है, ये कौन सी यूनिट पे है? 6th यूनिट पे। अगर मैं इससे TFC निकाल लूं तो TFC कैसे निकालेंगे? 20 × 6। AFC के लिए डिवाइड करते हैं तो TFC के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 120 आ जाएगा। TFC तो सब पे कॉमन रहेगा, TFC तो क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। अब कौन सी यूनिट पे कह रहे हैं? 4th पे, तो 120 डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 4th। तो 120 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 30। तो आंसर कितना है इसका? 45 का B 30। ये लिख लो क्वेश्चन और आंसर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, लॉजिक लगता है इन क्वेश्चंस में। ये आंसर है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो 46 का आंसर है आपका D। AFC क्या होता है? ATC का मतलब एवरेज कॉस्ट। ATC इज इक्वल टू AC, एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद एक है 47। 47 में डैश कॉस्ट रेफर टू एक्चुअल पेमेंट, जब भी एक्चुअल पेमेंट आ जाए तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट क्या होती है? इम्प्लिसिट होती है इम्प्यूटेड कॉस्ट, जो एक्चुअल नहीं होती। जैसे अगर हम अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन अगर हम एस्टिमेट करें कि रेंट पे रह रहे होते तो कितनी कॉस्ट आएगी, वो इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। तो ध्यान रखना, इम्प्यूटेड वर्ड आ जाए तो इम्प्यूटेड मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट। डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर होना चाहिए 48 का? तो 48 का आंसर है D। फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच में ये है, वेदर द कॉस्ट डू और डू नॉट वेरी विद द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द शॉर्ट रन। ये लिख लो, कौन सी शॉर्ट रन में वेरी करती है? वेरिएबल करती है लेकिन फिक्स्ड नहीं करती है। तो वेरी कर रही है तो वेरिएबल, वेरी नहीं कर रही है, चेंज नहीं हो रही है तो फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हाईलाइटेड क्वेश्चन लिख लो। उसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल, क्या आंसर होगा? इंटरेस्ट
जो हम अर्न कर सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग पे, यूज्ड बाय द फर्म टू फाइनेंस एक्सपेंशन। फर्म ने अपना पैसा कहाँ लगा दिया? फाइनेंस एक्सपेंशन मतलब अपनी फर्म को एक्सपेंड करने में लगा दिया। लेकिन अगर नहीं लगाते तो हम उसकी रिटेन्ड अर्निंग पे इंटरेस्ट अर्न करते, मतलब उसका पैसा एफडी में डाल देते, तो एफडी पे क्या आता है? इंटरेस्ट। तो किया तो हमने एक्सपेंशन है, लेकिन अगर एक्सपेंशन नहीं करते, तो रिटेन्ड अर्निंग मतलब एफडी में लगा देते, तो उस पे क्या आता है? इंटरेस्ट आता। तो ये भी इम्प्यूटेड कॉस्ट है, लिख लो ये एग्जांपल, और इस एग्जांपल के आगे लिख लो ये होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। 50 है, इफ अ रिसोर्स कैन बी पुट ओनली टू अ पर्टिकुलर यूज, किसी रिसोर्स को हम सिर्फ एक यूज में ही लगा सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज एप्लीकेबल होगी, क्वांटिफाइबल होगी, एप्लीकेबल बट क्वांटिफाइबल नहीं होगी, या नॉट एप्लीकेबल। क्या आंसर होना चाहिए? सोचो ध्यान से, क्या आंसर होना चाहिए? सी आंसर होगा। अगर सपोज करो हमारे पास एक ही रिसोर्स है, हमारे पास एक ही जॉब का ऑप्शन है, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी कुछ होगी। अगर हमारे पास एक ही रिसोर्स है या एक ही जॉब ऑप्शन है, तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी? नहीं होगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? नॉट एप्लीकेबल एट। और ध्यान रखना, लिख लो ये छोटा सा पॉइंट, ये तो आसान था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब होती है? जब मोर देन वन ऑप्शन होता है, मतलब मोर देन वन रिसोर्स हमारे पास होता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो इस वाले पेज का। क्वेश्चन तो और भी है। अगर फर्म प्रोड्यूस कर रही है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, फर्म प्रोड्यूस कर रही है जीरो आउटपुट, शॉर्ट पीरियड में फर्म प्रोड्यूस कर रही है जीरो आउटपुट, तो उस कॉस्ट में, उस केस में फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा ही इनकर होती है, चाहे जीरो लेवल पे हो या नहीं हो। तो ध्यान रखना, अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? पॉजिटिव होगी, इनकर होगी। लिख लो ये भी। इसका आंसर क्या होना चाहिए 52 का? 52 का आंसर है ए। मार्जिनल कॉस्ट किससे क्लोजली रिलेटेड है? वेरिएबल कॉस्ट से। देखा था ना, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। उसके बाद इनिशियली जब इंक्रीज होगा एवीसी में, तो एसी में स्टिल डिक्लाइन, बिकॉज एवीसी बढ़ रहा है लेकिन एसी डिक्लाइन कर सकता है, क्यों? इसका आंसर है बी, क्योंकि फॉल इन एएफसी ज्यादा होता है राइज इन एवीसी से। देखो ये कह रहे हैं कि एवीसी आपका बढ़ रहा है तब भी एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो आपका एएफसी का फॉल है वो ज्यादा है एवीसी के राइज से। एवीसी ज्यादा राइज कर रहा है ना, एवीसी ज्यादा राइज कर रहा है, तो एवीसी तो ज्यादा राइज कर रहा है, लेकिन एएफसी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट गिरनी शुरू हो जाएगी। एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? गिरनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट याद कर लो, ये आ सकता है, ये भी टेक्निकल पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 54 का आंसर देख लो पहले। 54 का आंसर बी है। एमसी कट करता है एवीसी और एसी कर्व को फ्रॉम बिलो। ये तो ठीक है। एक ये वाला और देख लो। टीसी 5 यूनिट पे 30 है, टीएफसी 5 है, एवीसी क्या होगा? तो टीसी है 30, टीएफसी है 5, टीएफसी तो सब पे 5 रहेगी। एवीसी निकालना है, तो एवीसी निकालने के लिए पहले क्या निकाल लेंगे? एवीसी निकालने के लिए पहले क्या निकाल सकते हैं? टीवीसी निकाल सकते हैं। टीवीसी क्या होगा? टीसी माइनस टीएफसी, तो कितना है 25। अब टीवीसी निकल गया तो एबीसी हो जाएगा टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो 25 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर कितना आ रहा है? 5 आ जाएगा। 55 का आंसर है सी। ठीक है, समझ आया? ये वाला भी क्वेश्चन के साथ आंसर लिख लो, ये 3 क्वेश्चन करो। उसके बाद एक ही और देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन 56। इसका आंसर देखा क्या होगा? 56 में है एएफसी 4 यूनिट पे 20, एवीसी 5 यूनिट पे 40, एवीसी सॉरी एसी एवरेज कॉस्ट 5 यूनिट की क्या होगी? एवरेज कॉस्ट 5 यूनिट की क्या होगी? सोचो जरा, आप दिमाग लगा के कैसे होगा। एएफसी दे रखा है तो कोई कांस्टेंट चीज निकाल लो, एएफसी है तो टीएफसी निकाल लो,
ये तो ऊपर वाले का आंसर था। TFC हो जाएगा AFC इंटू क्वांटिटी, 80 आ गया। समझ आया? क्या हम AVC भी निकाल सकते हैं, सॉरी TVC भी निकाल सकते हैं? AVC इंटू क्वांटिटी 40 है 5 यूनिट पे, तो दिस वन विल बी 40 इंटू 5, 5 4 जा 20, 200। अब देखो निकालना क्या है, AC के लिए TC निकाल लो। TC होगा TFC प्लस TVC 80 प्लस 200 विच विल बी 280। TC निकल गया तो AC क्या हो जाएगा, TC डिवाइडेड बाय आउटपुट। 280 डिवाइडेड बाय आउटपुट कितना कह रहे हैं, 5। निकालना कितना आ रहा है, 5 4 5 5 25 56, तो आंसर है इसका C। ठीक है, आंसर सॉल्व करने आने चाहिए, तभी बात बनेगी। ये क्वेश्चंस घर पे जाके करना, स्पेशली जो प्रैक्टिकल वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। 57, 57 का आंसर क्या है, कौन सी शेप सही है? मार्जिनल कॉस्ट ऊपर से थोड़ी जाता है, ये गलत है। ये ABC नहीं, ये वाली शेप भी नहीं होती। आंसर है डी, AC का व्यू शेप हो गया, MC AC को नीचे से काटते हुए जाएगा, ये 2 पॉइंट बन रहे थे ना मिनिमम वाले, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, 58 का सी। फॉलोइंग कर्व आइडेंटिफाई करना है, AFC कर्व है, क्या शेप होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, तो ध्यान रखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होती है ये वाली। उसके बाद करेक्टली कौन सा डिपिक्ट करता है, TC TFC और TVC, ये भी आसान क्वेश्चन है। 60 का, इसका आंसर, इसका आंसर भी है आपका सी पार्ट। TC ऊपर से शुरू होगा, TVC भी कहाँ से शुरू हुआ है, ओरिजिन से। TVC कहाँ से शुरू हुआ है, ओरिजिन से, और TFC क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान रखना पहले TC होता है ऊपर, दोनों देखने में सेम लग रहा है लेकिन ये आंसर नहीं होगा। TC ऊपर, TVC क्या आएगा, उसके बिलो आएगा, TVC बिलो, TC ऊपर वाला। ध्यान रखना कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। डी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, C होगा। ये भी बनाने की जरूरत नहीं है।